हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो मैं हूँ स्नेहा राठौर। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में उत्पादन के 4 कारक पढ़े थे। उनमें से 3 कारक को हम फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, जिनमें था भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। और ये है चौथा कारक जो है मानव संसाधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्तियों के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो ये क्या समझाने का कोशिश कर रहा है कि अक्सर क्या होता है कि हम जनसंख्या को दायित्व मान लेते हैं, है ना। जो जनसंख्या है उसको क्या मान लेते हैं हम, अर्थव्यवस्था पर दायित्व। पर ये बता रहा है कि यदि हम उस जनसंख्या को शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो वो जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। चलिए आगे देखते हैं। परिचय। तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। यदि पूछे कोई कि मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो क्या बताना है कि यदि हम जनसंख्या को शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं तो वह जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है या मानव संसाधन में तब्दील हो जाती है। राइट। तो मानव क्या है? मानव एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। तो हम ये सोचते हैं कि इतनी सारी सुविधाएं जनसंख्या तक कैसे पहुंचाएंगे, है ना। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। क्या करता है कि देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। यानी मानव पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी की ही भांति क्या करता है, प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्रदान कर लिया है। तो देखिए, ये कह रहा है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक। तो आइए देखते हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है।
या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो मानव संसाधन क्या है? ये भूमि और भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं है। भूमि और जो पूंजी है उसका उपयोग कब होगा? जब मानव संसाधन होगा, राइट। भूमि और पूंजी अपने आप तो उपयोग नहीं होने लगेगी। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा था, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दो उदाहरण हैं, देखते हैं। पहला है शकल की कहानी। तो आइए देखते हैं कि शकल की कहानी क्या कहती है। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में ही काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र ही प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यम की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया गया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दी। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बच्चा है, उसको शिक्षा दी गई है ना, स्वास्थ्य दिया गया, तो वो क्या हुआ? वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया, राइट। अब वो क्या कर रहा है? वो सेवाएं प्रदान कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। एक और उदाहरण है विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास घटिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा सका। तो हमने देखा कि एक और माता पिता ने अपने को बच्चों को पढ़ाया लिखाया, है ना, तो वो क्या हुआ? वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। और इसमें क्या हुआ? इसमें उस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वो क्या हुआ? वो अपने माता पिता की तरह मछली बेचता रहा, है ना। आइए आगे देखते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी।
सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालन पोषने के लिए उसकी आयु बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। शिक्षा ने क्या किया, जो उसका श्रम है उसकी गुणवत्ता बढ़ाई, उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपने जीवन का यापन करता रहा, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जैसे आप लोगों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, आपको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, तो आप क्या है, आप मानव संसाधन में तब्दील हो रहे हो। वैसे ही इनके साथ हुआ है ना। आइए आगे देखते हैं। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ये देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप जो हैं वो एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं, तो वे ह्यूमन कैपिटल में तब्दील नहीं हो पाते हैं। जापान, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जापान का, ये अच्छा है ना। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, क्योंकि आपने देखा होगा, पता क्या है, जापान देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी जापान में कोई भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। ये विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में के क्षेत्र में निवेश किया है। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। तो जापान ने क्या किया है, जापान ने मानव संसाधन पर अधिक बल दिया है और इसी के कारण आज ये एक विकसित कंट्री है ना। पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, तो चलिए देखते हैं। बिलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि बिलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में वर्गीकृत किया गया है। तो पता है क्या होता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसे हमने कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, क्योंकि हमें ये समझने में मदद करता है, जो हमने वर्गीकरण किया है इसके माध्यम से हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा क्षेत्र कितना उत्पादन कर रहा है और कितने लोगों को रोजगार दे रहा है ना। आइए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित जितनी भी क्रिया है उनको प्राकृतिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है ना। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। कच्चे माल से वस्तुओं का जो निर्माण होता है, कारखाने हैं, निर्माण, वस्त्र उद्योग वगैरह हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र के हैं, है ना। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें सेवाएं, सूचना, परिवहन शामिल किए जाते हैं, है ना। तो याद रखना, जो भारत की जीडीपी है उनमें इन क्षेत्रों का योगदान क्या है, तो मोटा मोटा याद रखिए कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है ना, जो सेवा क्षेत्र है उसमें लगभग 55% इसका योगदान है। कितना, 55% जीडीपी में
जो सर्विस सेक्टर है उसका लगभग 55% योगदान है ना। और जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र का जो है वो 25% का योगदान है। और जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसका 18%, लगभग 18% योगदान है। एक मिनट फिर से कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि जो सेवा क्षेत्र है, ऐसे बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, राइट। तो हम ये कर रहे हैं, ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये वाला, है ना। ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है। आप समझ जाइएगा, मैं लिख नहीं पा रही हूँ अच्छे से, है ना। और ये तृतीय क्षेत्र है, यानी सर्विस सेक्टर है। तो याद रखना, तृतीय क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो लगभग 55% है ना। और द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 25% है। और जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो लगभग 18% है। लेकिन इनकी जो इन पर जो जनसंख्या निर्भर है वो अधिक है। जैसे सेवा क्षेत्र में केवल 33% जनसंख्या है ना। अगर हम द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें लगभग 25% है ना। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र में जाएंगे तो इस पर 42% जनसंख्या कार्य करती है, प्राथमिक क्षेत्र में 42%। तो देख रहे हो कितना अंतर है, जीडीपी में योगदान क्या है और इस क्षेत्र में, इन क्षेत्र में जो जनसंख्या कार्य कर रही है वो, उनमें काफ़ी फर्क है ना, राइट। आइए आगे देख लेते हैं। इन क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, एक बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। तो क्या होता है कि ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं और ये जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आर्थिक क्रिया को दो भाग होते हैं, एक बाजार क्रियाएं होती हैं, एक गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय है स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन। किसके लिए? स्वयं के लिए, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। किसके कारण? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से क्या होता है? परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी क्या करते हैं? तो वो बूटा जो था वो, मतलब सकल जी के पिता बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के लिए पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं घर में काम कर रही हैं उसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पुरुष करता है खेतों में या अन्य कोई कार्य करता है तो उसके बदले में उसे वेतन भी मिलता है और उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित भी किया जाता है, राइट। ब्लास की माँ गीता मछली बेचकर पैसे कमाती है। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है ना। तो महिलाओं को कब श्रम प्रदान किया जाएगा? जब महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश करेंगी। उनकी पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहद उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। क्या कि शिक्षा कितनी है, कौशल कैसा है, ये क्या है, ये बाजार में किसी भी व्यक्ति की आय के निर्धारित कारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो ये महिलाओं के लिए एक कारण बना हुआ है क्या, कि महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, वेतन कम होता है, सुरक्षा का अभाव होता है ना। उनको प्रसूति अवकाश नहीं दिया जाता है, शिशु देखभाल के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है ना। सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ में पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछिए कि वह क्या बनना चाहती है, तो आप भूलना नहीं, पूछना, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टर है या दोस्त है कि वो क्या बनना चाहती है, राइट। आइए, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर पर निर्धारित होती है। साक्षरता और स्वस्थ जनसंख्या पर संपत्तियां होती है। शिक्षा। तो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिवहन पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया है ना। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा ये बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इसमें साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तो क्या है, साक्षरता क्या करती है? साक्षरता लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि नागरिकों को बताती है कि वो अपनी कर्तव्य का पालन किस प्रकार करें, है ना, अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ कैसे उठाएं। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। कितनी है? पुरुषों में साक्षरता दर महिला की अपेक्षा 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% से अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% ही रही है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गाँव में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कब सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2010 में, है ना। राज्यों, स्थानीय सरकारों और
प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए, शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, भारत ने क्या क्या किया है ना। पहले सर्व शिक्षा अभियान लाया गया है ना। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई ताकि बच्चे आए और शिक्षित लोगों की जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि हो। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया। यह विश्व औसत 26% से मिलती जुलती है। ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरदर्श शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरदर्श तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष लोगों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की सारणी। तो ये मन देखिएगा क्योंकि ये बहुत पुराना है। आइए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। खुद ही सोचिए, जो फर्म है वो कार्य क्यों कर रहा है, वो कार्य कर रहा है लाभ के उद्देश्य से, और वो ऐसे व्यक्ति को क्यों रखेगा जिसका स्वास्थ्य खराब हो, है ना, अन्य श्रमिकों की अपेक्षा कम कार्य कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को फर्म नहीं रखेगा, है ना। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा भी अस्वस्थ स्त्री और पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। 2024 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। तो देखिए, ये जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं। अब शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर का अभिप्राय है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। दूसरा है जन्म दर से अभिप्राय। तो जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति
1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से। तो याद रखना, पूछ सकता है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है ना। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। एक मिनट। आइए यहाँ से देखते हैं, भारत में अनेक स्थान है जिनमें मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। इनको याद में रखिएगा क्योंकि बहुत पुरानी आंकड़े हैं। केवल 4 राज्य से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। अब है बेरोजगारी। तो देखते हैं बेरोजगारी के बारे में। तो शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू की बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आइए देखते हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई कार्य है, उसके लिए 150 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है ना। 150 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है ना। और आप कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? ये बेरोजगारी है ना। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो शीला है उसको बाहर कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो करना नहीं चाहती है। जीतू और सीतू अभी बहुत छोटे हैं, तो श्रम शक्ति की जनसंख्या में अभी वो नहीं है, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष की होती है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर परिश्रम के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनकी यद्यपि इस कहानी में बर्डन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा जो श्रम बल जनसंख्या है उसकी उम्र कितनी है? 15 से 59 है ना। और बेरोजगार किसे कहा जाएगा? जो प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? वो बेरोजगार है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। यानी क्या बोल रहा है? आप अगर गांव में जाओगे और नगर में, तो दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लेकिन इनकी प्रकृति में अंतर है। कैसे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और नगरीय क्षेत्रों में क्या है? नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। मौसम बेरोजगारी क्या होती है? तो आइए देखते हैं। मौसम बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और कहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आधारित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, तो वो अन्य काम को ढूंढते हैं, है ना। तो ये क्या? ये मौसम बेरोजगारी है कि साल के कुछ महीनों में कार्य ना मिलना, है ना। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसे प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इस खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से रोजगार होते हैं। मान लीजिए ये कोई भूखंड है,
है ना, इसमें कृषि की जाती है। तो मान लीजिए इसमें जो है 5 व्यक्ति कार्य करते हैं, कितने, 5 व्यक्ति। तो इसमें जो उत्पादन है वो मान लीजिए कि 25 किलो 25 किलोग्राम प्रति क्विंटल होता है ना, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना, प्रति हेक्टेयर। मैं सिर्फ मानने के लिए बोल रही हूँ, है ना। कल्पना कीजिए कि मान लीजिए ये भूमि है, इसमें 5 लोग कार्य करते हैं और उसमें जो उत्पादन है वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि 2 लोग और जुड़ जाते हैं, मतलब 3 लोग मान लीजिए, इसमें 3 लोग बताए गए हैं तो 3 लोग मान लीजिए। अब 5, 6, 7, 8, अब कितने लोग हो गए, अब हो गए 8 लोग। अब भी क्या हो रहा है, अब भी इसमें उत्पादन जो है वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उपज बढ़ी, नहीं बढ़ी, है ना, उपज नहीं बढ़ी। लेकिन ये 3 लोग जो हैं वो अतिरिक्त हैं, क्योंकि उनके आने या ना आने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी से क्या होती है, जो जनशक्ति संसाधन है उनकी बर्बादी होती है। युवक में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के पास जो कार्य करने के लिए इच्छुक है उन्हें सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से क्या होता है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर पर एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार की स्वास्थ्य को नहीं देख पाएंगे, है ना, बच्चों की शिक्षा को नहीं देख पाएंगे। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था पर दायित्व कब बनेंगे, तब बनेंगे जब मानव संसाधन है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से या उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रचंड बेरोजगारी कहाँ होती है, तो कृषि क्षेत्र में। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उससे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों
में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखे विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। तो देखते हैं। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता है कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने आपस में बांट दिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोला। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेती में अधिक समय लगाने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई। ये समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी एक नए काम औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक बनाया, है ना, और जो अपना गांव है उसको विकसित किया। तो आइए इसका सारांश है, इसको देखते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अतः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, है ना। मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे मिलना है, ये सारे आंसर आपको करने हैं। चलिए हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।